नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन टाइगर्स एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देखा था लास्ट क्लास में, हमने कुछ यांत्रिक गुणों का अध्ययन किया। जैसे कि ठोसों में भी मैंने कुछ बताया था, लेकिन ठोसों में हमने पहले पढ़ चुका है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह, तो बस यही आता है इसमें। लेकिन द्रवों में यांत्रिक गुण में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने क्या देखा यहाँ पे दाब के बारे में हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एनालिसिस था। आपको मात्रक याद रखना है, बीमी सूत्र याद रखना है, पास्कल्स नियम क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, कहाँ पर उसका यूज़ है, कैसे उसका यूज़ किया जा रहा है ना। यही आपसे उदाहरण आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है ना। तो थोड़ा सा बारीकी से उसको पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को लिखें, एनालिसिस करें, सोचें। यदि डाउट होता है तो मुझे मैसेज करें, कॉल करें, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको किस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली हमको पढ़ाई करना है। इसके बाद यदि मैं द्रवों के यांत्रिक गुणों में बात करूं तो और भी कंडीशन आती है। जैसे कि आज हम देखेंगे आर्किमिडीज का नियम। किसने आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, किसके बारे में बताया गया है, किससे संबंधित है। इसके बाद देखेंगे पृष्ठ तनाव। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पृष्ठ तनाव से 100% श्योर है, आना ही आना है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, श्यानता, विस्कोसिटी जिसे आप बोलते हो, क्या होती है विस्कोसिटी, इसका बर्नौली थ्योरम। देन उसके बाद क्या जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा केशिकत्व जिसे आप बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब जो यूज़ करते हैं, वो उसके उदाहरण क्या है, क्या होता है प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, जो आज 4 से 5 टॉपिक, ये सभी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आज हम हेडिंग डालेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, देखिए क्या हुआ कि एक वस्तु थी, यदि वो तरल पदार्थ में रखी है और वह उस पर तैर रही है, तो इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था आपको, आर्किमिडीज ने बताया था। इसीलिए उस सिद्धांत को क्या कहा गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत किया गया। मतलब वह चीज उत्प्लावित हो रही थी, उत्प्लावन का सिद्धांत। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा, किसने दिया। तो आपको क्या लगाना है, किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने बताया था कि कोई भी वस्तु यदि उसका घनत्व उस द्रव से कम है तो वह वस्तु उसमें क्या कर सकती है, तैर सकती है, आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः तरीके से, ठीक है। तो ये किसने बताया था आपको, सबसे पहले किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था। तो आर्किमिडीज ने ये बताया था कि इस प्रकार से यदि पानी है, ठीक है, इस प्रकार से यदि पानी है तो उत्प्लावन बल कहाँ से मिलता है आपको, क्या होता है उत्प्लावन बल। यदि कोई वस्तु इतनी डूबी हुई है, कितनी डूबी है, मान लीजिए इतनी डूबी हुई है, ठीक है, ये भाग उसका क्या हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, तो ये जो भाग है इसके द्वारा जो हटाया गया बल है वही उसके उत्प्लावन बल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इतना पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, इतना पानी कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। यही सिद्धांत किसने दिया आपको, आर्किमिडीज ने दिया। तो तैरने का सिद्धांत, उत्प्लावन बल का सिद्धांत, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपको आंसर क्या लगाना है, यहाँ पर आर्किमिडीज लगाना है, ठीक है। किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। जैसे कि क्वेश्चन और आता है, आप समझिएगा यहाँ पे, यदि किसी गिलास में बर्फ़ डूबी हुई है, यदि किसी गिलास में बर्फ़ डूबी हुई है, यहाँ समझना आप, ये गिलास है आपकी, ठीक है, यहाँ तक पानी है, इस पर ये पानी कब आया यहाँ तक, जब इस पर क्या थी, इतनी बड़ी बर्फ़ इस प्रकार से डूबी हुई। पूरी नहीं डूबती बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, ठीक है। बर्फ़, अभी मैं सभी के घनत्व बताऊँगा आपको कि घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं उसका क्या रोल होता है, डूबने में और ना डूबने में उसका क्या रोल होता है, ये सब अभी हम देखेंगे। तो बर्फ़, किसी गिलास में यदि बर्फ़ डूबी हुई है तो बर्फ़ के घुल जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि ये लिखना है तो आप सब पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो बर्फ़ के घुलने के बाद उस गिलास में स्थित द्रव का तल क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, या नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपको मिला कि किसी गिलास में यदि बर्फ़ डूबी हुई है, यदि वो घुल जाए तो उसके तल में क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा कि क्या होगा। तो याद रखना आप, यदि ये बर्फ़ यदि घुल जाती है तो इसका तल अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जितना भाग इसमें डुबाया था उतना भाग ये पहले से ही ऊपर उठा चुका था, तो ये यहाँ तक पहुँच चुका था, ये घुल जाएगा, इसके और जी इस स्थान पे इसका क्या जाएगा, पानी आ जाएगा, तो ये तल जो बना था ये बना रह जाएगा। तो यही कंसेप्ट आता है, याद रखेंगे ना। आपको क्या लगेगा कि पानी घुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है तल बढ़ जाएगा, तो उसने तो ऑलरेडी ये स्थान घेरा हुआ था ना, अंदर जाके उसने तल को पहले ही बढ़ा चुका था, क्योंकि तो याद रहेगा यदि बर्फ घुलती भी है तो उसका तल अपरिवर्तित रहेगा। ये कहाँ से कंसेप्ट आता है, यहीं से निकल के आता है आपका।
इसके बाद हम देखते हैं, इसी पे आता है आपका सापेक्षित घनत्व के बारे में। तो यहाँ पे समझिएगा, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं। सापेक्षित घनत्व, सापेक्षिक घनत्व जिसे आप बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है सापेक्षित घनत्व? तो सापेक्षित घनत्व होता है कि यहाँ पर जाएगा पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो जो आपका सापेक्षित घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, इसके बारे में हम देखेंगे। मान लीजिए पदार्थ का घनत्व, पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ उस पर डूबा हुआ है, कोई भी वस्तु उस पर है, किस पे? जल के तल पर। तो बटे जल का घनत्व, ये दोनों पे निर्भर करता है कि वही चीज़ डूबेगी अथवा नहीं डूबेगी। ठीक है, यदि वो पदार्थ का घनत्व उससे ज़्यादा है तो वो चीज़ उसमें डूब जाएगी, और कम है तो वह चीज़ उस पर तैरती रहेगी, और बराबर है तो उस पर तैरती रहेगी, और कम है तो भी वो क्या करती रहेगी? उस पर तैरती रहेगी। सिर्फ एक कंडीशन आती है कि पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से यदि ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा? आपका वह वस्तु उस पर क्या रहेगी? तैरती रहेगी। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, ये इसका भी सिद्धांत अपन बताएंगे। ठीक है, अब आप समझना यहाँ पे, जैसे पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल का घनत्व, आप पेट्रोल पंप में कभी जाएंगे तो वहाँ पर उसका घनत्व लिखा रहता है, आपको ध्यान देना, डेंसिटी करके लिखा रहता है। तो कितना होता है? समथिंग होता है वो 821 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मात्रक याद रखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसका होता है? पेट्रोल का होता है। तभी तो, और जबकि पानी का आपको देखिए, यहाँ पानी का देख लीजिए पहले, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर मैं बोलूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों याद रखिएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें अभी इस पे पढ़ रहे हैं, किस पे? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो मैं एक चीज़ समझिएगा आप, ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेट्रोल का घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पेट्रोल का घनत्व कम है तो वो पेट्रोल पानी पे क्या होगा? तैरता रहेगा। कभी भी आप डाल के देखिएगा कि पेट्रोल पानी पे क्या होता है? तैरता है। डीजल भी तैरेगा, डीजल का भी घनत्व कम होता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ कि आपका ऑयल हो, ऑयल भी पानी पे तैरता है क्योंकि ऑयल का घनत्व भी कम होता है। उसके बाद दूध की बात करूँ यदि मैं, मिल्क की, यहाँ समझना आप, मिल्क या फिर दूध की बात करूँ तो दूध क्या होता है? पानी पर डूब जाता है। याद रखेंगे, नीचे का जो मिल्क दूध रहता है वो गाढ़ा होता है, ऊपर थोड़ा हल्का कम गाढ़ा होता है, क्योंकि दूध का घनत्व पानी की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, जिससे वह बैठ जाता है। तो पानी का, दूध का घनत्व होता है 1043 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वह उस पर डूब जाता है। लेकिन बर्फ़ की यदि मैं बात करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखेंगे एक एक चीज़। यदि मैं बर्फ़ की बात करता हूँ तो बर्फ़ का घनत्व होता है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसके कारण ये पानी से कम होता है, इसलिए क्या होता है? पानी पर तैरता रहता है। बर्फ़ कभी भी पानी पे नहीं डूबता। यही कारण है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? पानी की अपेक्षा कम होता है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। घनत्व जब कम होगा तो वह उस पर क्या होती जाएगी? तैरती रहेगी। अब थोड़ा सा इस पर समझेंगे हम सापेक्षित घनत्व का सिद्धांत पे। ठीक है, अब ये समझिएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब एक चीज़ समझना, यदि इसका मान पदार्थ का घनत्व तथा जल का घनत्व दोनों बराबर कर दूँ मैं, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और मान क्या जाएगा? 1। यदि दोनों बराबर रहेंगे तो वह उस पर क्या होगी? आंशिक रूप से क्या होता जाएगा? तैरता जाएगा। आंशिक रूप से क्या होता जाएगा? यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाए तो ये क्या रहेगी? तैरती रहेगी, तैरती रहेगी। आंशिक रूप से क्या होगी? ये तैरेगी। क्या होगी? वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी, या फिर क्या रहेगी? स्थिर हो जाएगी, स्थिर रहेगी, या फिर क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। यदि पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा हो जाए, जब यह ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जब भाग दोगे तो मान 1 से तो बढ़ा आएगा। मान लीजिए पदार्थ का घनत्व 2 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो 1 से जब 2 को भाग दोगे तो 1 दूनी 2, मतलब 2 आया। मतलब कुल 1 से अधिक आया कि नहीं आया? मतलब पदार्थ का घनत्व यदि अधिक रहेगा और जल का घनत्व कम रहेगा तो इसको जब भाग दोगे तो मान 1 से अधिक ही आएगा। मतलब उस स्थिति में रिलेटिव
डेंसिटी बड़ी हो जाएगी किससे, 1 से। तो उस स्थिति में जब ये पदार्थ का घनत्व तो बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये डूब जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे दूध पानी में क्या हो रहा था, डूब रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वस्तु डूब जाएगी, डूब जाएगी। यदि पदार्थ का घनत्व कम हो जाए जल के घनत्व से तो मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। मान लो ये 900 है, 1000 है, तो भाग दोगे तो मान 1 से कम आएगा। जैसे बर्फ घनत्व कम है तो मान उस स्थिति में रिलेटिव डेंसिटी का मान लेस देन 1 हो जाएगा। तो वस्तु क्या हो रही है, उसमें बर्फ तैरता है कि नहीं तैरता, तो वस्तु उसमें तैरेगी। इसमें तैरती नहीं रखेंगे अपन, इस पर सिर्फ स्थिर रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु क्या रहेगी, तैरेगी। वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। कब की स्थिति में, जब रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 से कम हो। तो ये याद रखेंगे आप, समझा के मैंने बताया हूँ, आप यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से समझ के इसको बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि बराबर रहेगा तो वस्तु स्थिर रहेगी, ग्रेटर 1 रहेगा तो डूब जाएगी, लेस देन 1 रहेगा तो वस्तु क्या करेगी, उस पर तैरेगी। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है आपका, क्या आता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आता है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल पे तैरना आसान होता है, क्यों? क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब जब घनत्व ज़्यादा रहेगा उसका, तो हमारे कंपैरिजन में उनका घनत्व का डिफरेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण हमको तैरना आसान हो जाता है, हम डूबते कम हैं उसमें। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें रहती हैं, कुछ आपको याद रखना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो उत्प्लावन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, क्या होता है तैरने का सिद्धांत, ठीक है। सापेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है, याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर से। किससे नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। जो लैक्टोमीटर होता है, जिसमें दूध की शुद्धता मापते हैं, लैक्टोमीटर, ठीक है, जिसमें आप दूध की शुद्धता मापते हैं, वो भी हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर से ही आप क्या कर सकते हैं, सोने की शुद्धता का आप पता लगा सकते हैं। सोने की शुद्धता का क्या लगा सकते हैं, पता। ये सब पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, सोने की शुद्धता का आप क्या लगा सकते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही आप, सॉरी हाइड्रोमीटर नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या कर सकते हैं, सोने की शुद्धता का आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, जो लोहे का गोला होता है वो पारे पर नहीं डूबता लेकिन पानी पर डूब जाता है। पारा समझते हैं मरकरी, उस पर नहीं डूबता लेकिन पानी पर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व लोहे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व लोहे की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर रहेगा? तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो बर्फ़ क्या होती, पानी पे तैरती है। क्यों तैरती है, याद रहेगा, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा में कम होता है, इसलिए वो चीज़ तैरती है। कोई भी चीज़ हो, बर्फ़ हो, कोई भी चीज़ हो, तैर रही है मतलब उसका घनत्व क्या है, उस द्रव की अपेक्षा में कम है, इसलिए वह क्या कर रही है, तैर रही है। याद रहेगा आपको? क्लियर हो रहा है? चलिए, इसके बाद आपका आता है, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, बैरोमीटर का क्या सिद्धांत है। इसी पे थोड़ा सा इसको समझ लें आप। बैरोमीटर, बैरोमीटर जिसमें आप क्या कर सकते, क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय क्या नापते हैं, दाब नापते हैं। याद रहेगा, बैरोमीटर से क्या करते हैं आप, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। इस पे एक स्केल होती है, जो आप तूफान आता है, साइक्लोन आता है, वर्षा हो रही है, ये सब का किस पे पता चलता है, इसी से पता चलता है। तो जब इस पे आप देखना, बैरोमीटर की जो रीडिंग रहती है, यदि वो एकाएक जल्दी जल्दी क्या हो रही है, आपकी ऊपर चढ़ रही है, क्या हो रही है, एक सेकंड, है ना। बैरोमीटर का यदि पाठ्यांक एकाएक क्या हो रहा है, धीरे धीरे, एकाएक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तेजी से नीचे आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। और धीरे धीरे यदि नीचे गिर रहा है तो उस स्थिति में वर्षा होती है, और यदि वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होता है, वो बादल साफ होते हैं। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। क्लियर रहेगा? तो इसको याद रखेंगे। चलिए, तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है यहाँ पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें आपने सभी चीज़ के घनत्व देखे। पानी का घनत्व याद रखना क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व आपको याद रखना है। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब हम देखते हैं इसके बाद नया कंसेप्ट जो आता है वो क्या आता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव
जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसे आप क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। क्या होता है पृष्ठ तनाव, क्या होती है सरफेस टेंशन, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, याद रखेंगे सिग्मा। किससे, सिग्मा कहते हैं इसे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताएंगे। तो कोई भी जल होता है, उसका जो तल होता है वह हमेशा कोशिश करता है कि वह कम से कम सतह को क्या करे, घेरे, और वही कम से कम सतह को घेरने की चेष्टा करना ही क्या कहलाता है, उस पदार्थ का पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्लियर हो रही, एक परत बन जाती है। तो ये क्या होता है, यह इस प्रकार से कुछ एरिया रहता है जो क्या करता है, कोशिश करता है कि वह कम से कम एरिया घेरे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर जो टेंशन लगती है वो पर यूनिट लेंथ पर लगती है। किस पे लगती है, पर यूनिट लेंथ पर लगती है, जिसके कारण ही क्या होता है, वह एक परत बना लेता है। तो यही क्या है, आपका पृष्ठ तनाव है। परत बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। यही पृष्ठ तनाव, इसलिए इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति लंबाई पर एक टेंशन बल कार्य करता है, जिसके कारण वह कम से कम क्षेत्र घेरने की क्या करता है, चेष्टा करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे आप समझना, देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से आप बिमी सूत्र इसका निकाल सकते हैं मात्रक से। जैसे आप देखिएगा, जैसे आपका पैंट है मान लीजिए, ठीक है, टी शर्ट है, पैंट है, आप एकदम से पानी पे डुबो के जल्दी से निकाल लीजिएगा, पूरा गीला हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कुछ पार्ट उसका सूखा रह जाता है। क्यों सूखा रह जाता है, क्योंकि वह कोशिश करता है कि वह कम से कम क्षेत्र घेरे। कौन, पानी। तो वहाँ पे एक लेयर बन जाती है। इसीलिए आप क्या करते हो, अब समझना है यहाँ पे चीज़ों को। तो हमें क्या करना है कि सरफेस टेंशन अधिक लाना है कि कम लाना है, पहले तो ये समझे आप। टेंशन दिमाग में कम रहना चाहिए कि ज़्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो वही हिसाब से सरफेस टेंशन भी कम से कम होना चाहिए। जितना सरफेस टेंशन, जितना पृष्ठ तनाव कम होगा, उतना ज़्यादा वह चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे मैं कहूँ कि यदि आप पानी में डिटर्जेंट मिला लें, तो उससे क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन जो लेयर बनती थी वो टूट जाएगी, हट जाएगी। जैसे ही आप कपड़े को डुबाएंगे पूरा गीला हो जाएगा, और जहाँ पॉइंट अंदर घुस घुस के वो क्या करेगा, उसे साफ करेगा। इसलिए आप क्या करते हैं, पानी पे डिटर्जेंट मिलाते हैं। डिटर्जेंट मिलाने का कारण यही है कि उसके कारण जल आपका अंदर तक जाता है और उसे साफ करता है। क्लियर है। जैसे आप बोलते हैं ठंडे भोजन की अपेक्षा गर्म भोजन करने से, खाने से आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कारण वही है कि जितना ज़्यादा उस पर टेम्परेचर, अब देखिए तापमान, जितना ज़्यादा उसका तापमान रहेगा, मतलब तापमान और सरफेस टेंशन एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कौन, तापमान और सरफेस। एक एक पॉइंट ध्यान से सुने, चाहे तो नोट्स बनाएं, ठीक है, एक एक। तो क्या होता है, तापमान और सरफेस टेंशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती विरोधी होते हैं। जैसे ही तापमान आप जैसे पानी आप गर्म कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए उसका सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा पूरा, और उसके बाद आप कपड़े धोइए, गर्म पानी में कपड़े और साफ होते हैं। आपने करा, प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ, लेकिन हमें पता नहीं कि उस किस चीज़ से रिलेटेड है वो चीज़। तो समझ में आ रही होगी चीज़ें आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे उसे गर्म करें या फिर आप उसमें डिटर्जेंट मिला लें, तो जिससे क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि कपड़े आपके आसानी से साफ होते हैं। भोजन गर्म रहेगा तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा जीभ में, तो उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो ये सब जो उदाहरण होते हैं किसके होते हैं, ये सब आपके पृष्ठ तनाव के होते हैं। अब एक चीज़ और, वर्षा की बूंदें, वर्षा की ही बूंदें क्यों अक्सर गोल होती हैं, नॉर्मल पानी की बूंदें गोल क्यों नहीं हो पाती। तो वर्षा की बूंदें थोड़ी ठंडी होती हैं, तापमान बहुत कम होता है। हमें पता है तापमान बढ़ा तो पृष्ठ तनाव खत्म, तापमान बढ़ा तो पृष्ठ तनाव खत्म। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम होता है, तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तो तापमान बढ़ा तो आप देखिए, तो वर्षा की बूंदों पे तापमान नहीं होता, जिसके कारण वो क्या करती हैं, कम से कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करती हैं और गोल हो जाती हैं। उसी वही कारण है कि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, तो याद रखेंगे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती हैं वर्षा की बूंदें गोल, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी पे डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े अधिक साफ होते हैं, कारण पृष्ठ तनाव। ठंडे भोजन की अपेक्षा गर्म भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, कारण पृष्ठ तनाव। क्लियर हो रही चीज़ें आपको, इस प्रकार से आप बता पाएंगे। यदि आपको एग्जाम्पल पूछता है तो ऐसे ही आएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर, इसका भी सूत्र आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही होंगी एक चीज़। तो ये होता है आपका किसका कंसेप्ट, पृष्ठ तनाव का। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं श्यानता और बर्नौली थ्योरम।
श्यानता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। श्यानता जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्या होती श्यानता? जैसे आपने घर्षण बल का कंसेप्ट पढ़ा कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखो तो वो फिसलने की कोशिश करती है, लेकिन यदि कोई वस्तु स्टेबल हो जाती है तो मतलब उसमें क्या है, घर्षण बल है, तभी तो वो उस पर रुकी हुई है। मैं खड़ा हुआ हूँ, घर्षण बल है कहीं ना कहीं सरफेस और मेरे पैर के तल के बीच, तो जिसके कारण क्या हो रही हैं, चीज़ें स्थिर बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ समझना, वैसे ही क्या होता है जब कोई तरल पदार्थ को आप बहा देते हैं तो उसकी एक लेयर बहुत, जैसे गाढ़ा कोई पदार्थ है उसकी लेयर बहुत ऊंची रहेगी, तो उसके ऊपर कई लेयर रहती हैं, एक के ऊपर एक कई लेयर रहती हैं। ठीक है, तो एक लेयर उस दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, एक विरोधाभास बल लगाती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे बहती है। मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे एक रजिस्ट फोर्स करती है, विरोधाभास बल लगाती है, वही कौन सा बल कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। और किसी भी पदार्थ का ठहराव के साथ बहना ही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं आपको यहाँ से सुना देता हूँ आपको। ठीक है, देखेंगे इस पर। इस प्रकार जब द्रव प्रभावित होता है तो उसकी आसपास की दो परतें एक दूसरे पर स्पर्श रेखी बल आरोपित करती हैं। क्या करती हैं, एक स्पर्श रेखी बल आरोपित करती हैं, जो इनके सापेक्ष प्रवाह का विरोध करता है। जो इनके सापेक्ष प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। लिख लेंगे पॉइंट, है ना, सापेक्ष प्रवाह का विरोध करता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, श्यानता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, श्यानता कहते हैं। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, विरोधाभास बल, है ना, वही चीज़ है। तो श्यानता मतलब जो जितना गाढ़ा रहेगा, जो जितना द्रव गाढ़ा रहेगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। मैंने बोला पानी की ज़्यादा श्यानता है कि ऑयल की, आप बोलेंगे ऑयल की, ऑयल गाढ़ा होता है। मैंने बोला ऑयल की ज़्यादा श्यानता है कि शहद की, आप बोलेंगे शहद की ज़्यादा, क्योंकि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, नन ऑफ दिस। तो गर्म करने पर श्यानता द्रव पदार्थों की कम होती है। याद कर लें, लिख लें, गर्म करने पर श्यानता कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मतलब तापमान बढ़ाओगे तो श्यानता कम होगी, तापमान कम करोगे श्यानता बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये द्रव की बात हुई। यदि मैं गैस में बात करूं तो गैस में भी श्यानता होती है। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा गैस क्या होगी, एक्साइट होगी, और गैस की श्यानता बढ़ेगी। उल्टा होता है द्रव से। गैस में क्या होता है, ताप बढ़ाने से श्यानता बढ़ती है, ताप कम करने से कम होती है। लेकिन द्रव में ताप बढ़ाने से कम होती है, ताप घटाने से अधिक होती है। क्लियर हो रही चीज़ें आपको, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनको। इसके बाद आता है हमारा क्या, तो क्लियर हो गया श्यानता का कंसेप्ट। ठीक, इसके बाद आता है बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, उसे भी देख लें। बर्नौली थ्योरम को थोड़ा सा ऐसे समझ लें आप कंसेप्ट। बर्नौली प्रमेय, मान लीजिए कोई द्रव है जो नॉन विस्कस हो, विस्कोसिटी उसकी कम हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो, कंप्रेस ना हो सके। ऐसा कौन सा द्रव होता है, पानी होता है। ऐसा कौन सा द्रव होता है, पानी होता है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है और जो कंप्रेस भी नहीं होता। ऐसा द्रव यदि द्रव रेखी प्रभाव, है ना, यदि क्या हो रहा है, ये जो द्रव है रेखी प्रवाह में बह रहा है, तो इसके दोनों छोरों पर, मतलब इस प्रकार से पाइप है, मान लीजिए इस प्रकार से पाइप है, तो यहाँ पर और यहाँ पर उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो कुल ऊर्जा है, प्रेशर एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो दोनों पॉइंटों पर क्या होती है, नियत रहती है। मतलब जो वेग यहाँ पर है वो वेग यहाँ रहेगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर है वो वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी। यही कहती है हमारी कौन, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम एक्चुअल में किससे संबंधित है, द्रव के प्रवाह से। बस इतना याद रखना, द्रव के प्रवाह से, द्रव प्रवाह से संबंधित है क्या, बर्नौली थ्योरम या बर्नौली प्रमेय। इससे क्वेश्चन आता है वेंचुरी मीटर किससे संबंधित, आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपसे, नई चीज़ लगती है आपको, ये पढ़ते ही नहीं है क्योंकि आप वेंचुरी मीटर हिंदी में लिख लेना। वेंचुरी मीटर किससे संबंधित है, द्रव प्रवाह से संबंधित है। रोटामीटर किससे संबंधित है, ये आया हुआ है वेंचुरी मीटर।
किससे संबंधित है? द्रव प्रवाह से संबंधित है। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये चीज आपको याद रखना। एक पॉइंट और होता है इस पे, ऑटोमाइजर किससे संबंधित है? द्रव प्रवाह से संबंधित है। याद रहेगा, ये सब बर्नौली थ्योरम से ही निकल कर आती हैं चीजें। चलिए इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट और देखें किसका, केशिकत्व का। केशिकत्व इसे ही बोलते हैं कैपिलैरिटी। क्या होता है केशिकत्व? कैपिलैरिटी क्या होता है आप समझिएगा। यहाँ पर किसान क्या करते हैं, जब एक बार बारिश हो जाती है उसके बाद ही जुताई करते हैं। खेत में जुताई कब करते हैं? जब एक बार वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या, जब वर्षा एक बार हो जाती है तो उस पर कुछ नली बन जाती है, जिससे केश नली टाइप की नली बन जाती है, छिद्र बन जाते हैं। तो उन नलियों को तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें बख्खर चला देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पानी उस पर समा गया, जो उस पर सोख लिया गया पानी, वो सूखा ही रहता है, और उस पर जो बीज डालते हैं वो पानी उस पर यूज होता है, पौधों पर यूज होता है। यदि ऐसा ना करें तो जल उस परख नली, उस केश नली के द्वारा क्या हो जाएंगे, उड़ जाएगा भाप बन के। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, पहली दूसरी बारिश के बाद ही क्या करते हैं, अपने खेत को जोत लेते हैं। क्लियर हो रहा है कारण? ये किसका कारण है? ये आपका केश नली का ही कारण होता है। किसका कारण होता है? आपका केश नली का ही कारण होता है। क्लियर रहेगा आपको? और आप एक चीज और देखते हैं दूसरी ओर, कि यदि कोशिका को पारे में डुबाया जाए तो उसका तल क्या होता है, इस प्रकार से हो जाता है, मतलब सामान्य तल से थोड़ा नीचे आ जाता है। इस प्रकार से यदि ये जल है, इस प्रकार से यदि केश नली है तो इसका तल ऐसा आ जाता है। ये कारण किसका है? आपका केशिकत्व का ही कारण है। अब आप इस पे और उदाहरण क्या आ सकते हैं आपके, जैसे कि आप समझिएगा यहाँ पे लालटेन का जलना। लालटेन का जलना, उस पर आपके कुछ इस प्रकार से आपके कपड़े वो रहते हैं, पॉइंट वो रहना चाहिए। क्या समझना आप इसको, कैसे समझें, है ना, कि लालटेन का जलना, जैसे आप देखना उसमें कपड़े की बनी हुई कुछ इस प्रकार की रुई रहती है जो कि तेल में डूबी हुई रहती है, जिससे तेल क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। ये सब किसका कारण है? आपका केशिकत्व का ही कारण है आपका। ठीक है, आप इस प्रकार से नली डाल दें पानी पे तो पानी का तल ऊपर उठ जाता है या नीचे हो जाता है। ये सब किसका कारण है? आपका केश नली का कारण है। ठीक है, यदि पतली परिच्छेद वाली नली डालें तो, और उस पर तल ऊपर नीचे होना, वो आपका पृष्ठ तनाव का कारण है। लेकिन नॉर्मली केश नली डालोगे तो वो आपका केशिकत्व का कारण होता है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, उस पर जो धागा रहता है वो किसका रोल अदा करता है? केशिकत्व का रोल अदा करता है। ठीक है, और क्या उदाहरण हो सकते हैं इस पर आपके? और उदाहरण हो सकते हैं आप, कॉफ़ी का पाउडर, छिद्र बने होते हैं देखिएगा कॉफ़ी के पाउडर में, जैसे ही आप डालते हैं उसमें मिल्क क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ये भी किसका, उसमें क्या है, छिद्र, मतलब बारीक बारीक छिद्र, मतलब क्या है, वो केश नली का फॉर्म है, केश नली है एक प्रकार की। इसमें क्या होता है, वह चीज़ समझ आती है। और मैं बात करूँ तो जैसे कि कॉपी का पेज होता है, उसमें भी क्या बने रहते हैं, एक बारीक बारीक छिद्र जो आपको दिखते नहीं, जो स्याही को सोख लेते हैं, जिसके कारण ये आप उस पर क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ, यही उदाहरण आपके एग्जाम में आने हैं। आप ध्यान से पढ़ लें, आप देख सकते हैं पुराने क्वेश्चन उठा के, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसको बहुत हल्के पे ना लें, आप सीरियसली होकर पढ़ें, नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट लिखें। जब मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ तो आप एक एक चीज़ के नोट्स बनाइए, हमेशा आपको काम आना है साइंस। हर एग्ज़ाम में आपको, रेलवे हो, अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको, तो आपको साइंस तो आएगी ही। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे टॉपिक आपका ये ख़त्म होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, तापीय ऊर्जा, जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट क्या होता है, रैंकाइन, ट्रियूमर, ये सब तापमान के पैरामीटर होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।